हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 111 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1 1780 to 1939 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिस्कस द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप सिंस द मिड 18th सेंचुरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 18th सेंचुरी के बीच के बाद यूरोप में पॉपुलेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ने लगी। इसमें हमें एग्रीकल्चरल, मेडिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है जो इस ग्रोथ के जिम्मेदार थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18th सेंचुरी के मध्य के बाद यूरोप में पॉपुलेशन में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह ग्रोथ एकदम से नहीं हुई बल्कि कई सालों के चेंजेस का नतीजा थी, जैसे कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बढ़िया खाद्य उत्पादन, बेहतर हेल्थ केयर और गिरती हुई डेथ रेट। इस आंसर में हम उन सभी मेजर रीजंस को डिस्कस करेंगे जो इस पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे थे। मेन बॉडी। 1. कृषि सुधार और खाद्य सुरक्षा। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान नए टेक्निक्स जैसे एनक्लोजर सिस्टम, क्रॉप रोटेशन और सिलेक्टिव ब्रीडिंग ने फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया। ज्यादा और बेहतर खाना मिलने लगा जिससे भूखमरी से होने वाली मौत कम हो गई। न्यूट्रिशन के सुधार से लोगों की सेहत बेहतर हुई और बच्चों का जीवित रहना भी बढ़ा। 2. मौत की दर में कमी। इस दौरान डेथ रेट में बहुत कमी आई क्योंकि लोगों की लिविंग कंडीशन और डाइट सुधर गई थी। पहले जो एपिडेमिक्स और प्लेग्स आते थे उनमें गिरावट आई। सैनिटेशन और आइसोलेशन ने हेल्प किया। कम लोग मर रहे थे, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया। 3. मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का सुधार। मेजर मेडिकल इन्वेंशंस बाद में आए, लेकिन 18th सेंचुरी में बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस इंप्रूव होने लगे थे। स्मॉलपॉक्स वैक्सीन को एडवर्ड जेनर ने 1796 में डेवलप किया था, जिसका काफी इम्पैक्ट पड़ा। पानी और सफाई के बेहतर सिस्टम से डिजीजेस कम फैलने लगे और लोग ज्यादा जीवित रहने लगे। 4. इंडस्ट्रियलाइजेशन और आर्थिक विकास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नए जॉब्स क्रिएट किए, जिससे लोग शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे। एम्प्लॉयमेंट और इनकम स्टेबिलिटी ने फैमिलीज बनाने के लिए एनकरेज किया। इंडस्ट्रियल एरियाज में सर्विसेज और रिसोर्सेज अवेलेबल होने से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ी। 5. सामाजिक और राजनीतिक कारण। सरकार ने जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड्स बनाना स्टार्ट किया, जिससे प्लानिंग बेहतर होने लगी। यूरोप के कई पार्ट्स में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, जिससे वास कम हुए और डेथ रेट गिरी। महिलाओं की हेल्थ और उनका सोशल रोल भी सुधर गया, जिससे चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर बेटर हुआ। कंक्लूजन। 18th सेंचुरी के बाद यूरोप में जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उसके पीछे कई इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स द एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तक। इन सभी चीजों ने मिलकर जीवन की क्वालिटी सुधारी और लोगों की उम्र बढ़ा दी। यह डेमोग्राफिक चेंज यूरोप के मॉडर्न बनने में एक इम्पॉर्टेंट कदम था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 6. What is the meaning of nationalism? Describe the various stages in the development of nationalism in Europe. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे नेशनलिज्म का मतलब पूछा गया है और ये भी कि यूरोप में ये आइडिया कैसे डेवलप हुआ। आपको बताना है कि नेशनलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर 20th सेंचुरी तक के मेजर फेजेस को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म एक पॉलिटिकल और कल्चरल आइडिया है जिसमें एक नेशन या लोगों के ग्रुप की आइडेंटिटी, कल्चर और इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। यूरोप में नेशनलिज्म ने मॉडर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। थिंकर्स जैसे जोहान गॉटलीब फिchte और इवेंट्स जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाया। इस आंसर में हम देखेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुआ। मेन बॉडी। 1. नेशनलिज्म की शुरुआत 18th सेंचुरी के एंड में। नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से शुरू हुआ, जहां लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट स्टैंड लिया। यहां पे लोगों को ये समझ आया कि पावर उनके हाथ में भी हो सकती है, सिर्फ राजा के नहीं। नेपोलियन के टाइम पे यह आइडियाज यूरोप के कई पार्ट्स में फैल गए। 2.
कल्चरल नेशनलिज्म और रोमांटिसिज्म। 19th सेंचुरी की शुरुआत में नेशनलिज्म मेनली कल्चर पे बेस्ड था, जैसे कि लैंग्वेज, फोक टेल्स और कॉमन हिस्ट्री। जर्मन और इटालियन इंटेलेक्चुअल्स जैसे हर्डर और मैत्सीनी ने नेशनल यूनिटी और आइडेंटिटी को प्रमोट किया। इस स्टेज में पॉलिटिकल आज़ादी से ज्यादा लोगों में अपनी पहचान जगने पर फोकस था। 3. पॉलिटिकल नेशनलिज्म और रेवोल्यूशंस। 19th सेंचुरी 1830 और 1848 के रेवोल्यूशंस ने पॉलिटिकल नेशनलिज्म को स्ट्रांग किया, जहां लोग नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे। एग्जाम्पल्स: जर्मन यूनिफिकेशन 1871, बिस्मार्क के लीडरशिप में जर्मनी एक पावरफुल नेशन बन गया। इटालियन यूनिफिकेशन कवो, गैरिबोल्डी और मैत्सीनी ने इटली को यूनाइट करने में की रोल प्ले किया। नेशनलिज्म अब सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, पॉलिटिकल पावर और यूनिफिकेशन का जरिया बन गया। 4. इंपेरियलिज्म के साथ नेशनलिज्म। लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी। इस पीरियड में नेशनलिज्म अग्रेसिव बन गया और दूसरे देशों पर कब्जा करने का जस्टिफिकेशन बन गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज ने इंपेरियलिज्म को अपने नेशनल प्राइड से जोड़ा। इस फेज में एथनिक एक्सक्लूजन और सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। 5. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान और बाद का नेशनलिज्म। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप के मैप्स नए तरीके से बनाए गए, जहां नेशनल आइडेंटिटीज को ध्यान में रखा गया, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया। वुड्रो विल्सन ने सेल्फ डिटर्मिनेशन का आइडिया दिया, लेकिन नेशनलिज्म ने आगे चलकर एथनिक वायलेंस, फैशिज्म और वर्ल्ड वॉर 2 का भी बेस बनाया। कंक्लूजन: यूरोप में नेशनलिज्म एक लिबरेटिंग आइडिया के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये एक अग्रेसिव और डिवाइडिंग आइडियोलॉजी बन गया। जहां एक तरफ इसने लोगों को उनकी आइडेंटिटी दी, वहीं दूसरी तरफ इसने वाज और कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट किए। आज के यूरोप को समझने के लिए इस जर्नी को समझना जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. How did industrialization influence urbanization? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद शहरों का विकास कैसे हुआ। हमें ये समझाना है कि कैसे इंडस्ट्रीज की वजह से लोग गांव से शहरों की तरफ आए और किस तरह सिटीज ने बदलाव देखा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट जो 18th सेंचुरी के एंड में यूरोप में शुरू हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरों का बढ़ना और एक्सपेंड होना। जब इंडस्ट्रीज बनी तो लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आए। फ्रीडरिक एंगल्स जैसे सोचने वालों ने शहरी जिंदगी पर इंडस्ट्री के असर को डीपली स्टडी किया। आइए देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बन लाइफ को बदला। मेन बॉडी। 1. गांव से शहरों की तरफ पलायन। पहले ज्यादा लोग गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनी, लोग नौकरी के लिए शहरों में आने लगे। मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे सिटीज 19th सेंचुरी में बहुत तेजी से बढ़े। 2. नए इंडस्ट्रियल शहरों का विकास। इंडस्ट्रीज अक्सर कोल माइंस, पोर्ट्स और नदियों के पास बनी। लीड्स और शेफील्ड जैसे नए शहरों का डेवलपमेंट टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्रीज की वजह से हुआ। रेलवेज और रोड्स ने शहरों को जोड़ने में मदद की और लोगों के आने जाने को आसान बनाया। 3. सामाजिक और जनसंख्यात्मक परिवर्तन। शहरों में ज्यादा लोगों के आने से भीड़, गंदी बस्तियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई। एक नए सामाजिक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ, मजदूर क्लास और बिजनेस क्लास। छोटे बच्चों से भी फैक्ट्रीज में काम करवाया जाता था। 4. नागरिक प्रशासन और राजनीतिक बदलाव। शहरों को संभालने के लिए नए म्यूनिसिपल सिस्टम्स लाए गए। स्वच्छता और हेल्थ रिफॉर्म्स लाए गए। अर्बनाइजेशन के इश्यूज राजनीति में भी आए, जिससे लेबर राइट्स के मूवमेंट्स शुरू हुए। 5. सांस्कृतिक और विचारधाराओं का विकास। शहरों में नए आइडियाज, एजुकेशन, आर्ट्स और पॉलिटिक्स का विकास हुआ। एंगल्स और मार्क्स जैसे थिंकर्स ने अर्बन जीवन के चैलेंजेस पर लिखा, जैसे द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड। शहरों में अखबार, थिएटर और लाइब्रेरीज भी पॉपुलर हुए। कंक्लूजन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोप के शहरों को पूरी तरह बदल दिया। शहरों का साइज, पॉपुलेशन और इम्पोर्टेंस तेजी से बढ़ा। ये बदलाव नए अवसर के साथ नए समस्याएं भी लाया। इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन का ये रिश्ता मॉडर्न हिस्ट्री का एक कोर पार्ट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 8. Write short notes on any two of the following. A. Habsburg monarchy. B.
Reform Act of 1832. C. The Secret Society Movement. D. Bonapartism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। हर टॉपिक यूरोपियन हिस्ट्री के किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। हमें उनका बैकग्राउंड, फीचर्स, इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 18वीं और 19th सेंचुरी में यूरोप में कई बड़ी पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस आए। हैब्सबर्ग मोनार्की, 1832 का रिफॉर्म एक्ट, सीक्रेट सोसाइटीज और बोनापार्टिज्म जैसे टॉपिक्स ने नेशनलिज्म, रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल सिस्टम को डीपली अफेक्ट किया। इन सभी ने यूरोप के मॉडर्न डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ए. हैब्सबर्ग मोनार्की। बैकग्राउंड एंड राइज। हैब्सबर्ग मोनार्की सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में एक पावरफुल एम्पायर थी जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया शामिल थे। ये एक हेरेडिटरी मोनार्की थी जो मेडिवल पीरियड से शुरू हुई और 18th सेंचुरी में अपने पीक पर थी। फीचर्स एंड चैलेंजेस। एम्पायर में अलग अलग जातियों और भाषाओं के लोग थे, जो रूल करना मुश्किल बनाता था। रूलर्स कंजर्वेटिव थे और उन्होंने नेशनलिस्ट और लिबरल मूवमेंट्स का विरोध किया। यूरोप के पावर बैलेंस में इसका बड़ा रोल था, खासकर 1815 के कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम। सिग्निफिकेंस। रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ ये मोनार्की का मैं डिफेंडर थी, लेकिन नेशनलिज्म के राइज के साथ इसका डिक्लाइन हुआ और वर्ल्ड वॉर I के बाद एम्पायर खत्म हो गया। बी. रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। कॉन्टेक्स्ट एंड नीड। 1832 से पहले ब्रिटेन का इलेक्शन सिस्टम पुराना और अनफेयर था। रोटन बरस जहां लोग नहीं थे, वहां एमपी जीत जाते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नए सिटीज आए जिनकी कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रोटन बरस को हटा दिया गया और सीट्स को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मिडिल क्लास आदमियों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन सबको नहीं। इम्पैक्ट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की तरफ पहला कदम था। डेमोक्रेसी का बेस बना और बाद में और रिफॉर्म्स आए 1867 और 1884 में। इससे मिडिल क्लास का पावर बढ़ा और एरिस्टोक्रेसी का इन्फ्लुएंस कम हुआ। सी. द सीक्रेट सोसाइटी मूवमेंट। ओरिजिन्स एंड आइडियोलॉजी। सीक्रेट सोसाइटीज जैसे कार्बोनारी, इटली और यंग यूरोप मोनार्की के खिलाफ और यूनिफिकेशन के सपोर्ट में बनी थी। इनका काम छुपकर होता था क्योंकि सेंसरशिप और रिप्रेशन कॉमन था। एक्टिविटीज एंड मेंबर्स। सिंबल्स, सीक्रेट ओथ्स और रिचुअल्स का उस होता था यूनिटी बनाए रखने के लिए। जिसेपी मैत्सिनी जैसे कई रेवोल्यूशनरी लीडर्स इनमें शामिल थे। इन्फ्लुएंस। इन्होंने रिवॉल्यूशन की स्पिरिट को जिंदा रखा, खासकर इटली और जर्मनी में। इनकी कमियां थी जैसे मास सपोर्ट का ना होना, लेकिन फ्यूचर मूवमेंट्स इन्हीं से इंस्पायर हुए। डी. बोनापार्टिज्म। डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड। बोनापार्टिज्म नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन III के पॉलिटिकल स्टाइल को रेफर करता है। ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, नेशनलिज्म और रिफॉर्म्स का कॉम्बिनेशन था। कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें लीडरशिप सेंट्रल होती थी और मिलिट्री और करिश्मा पर एम्फेसिस होता था। ये ऑथोरिटेरियन रूल के साथ पब्लिक सपोर्ट का मिक्स था, जैसे प्लेबिस्काइट्स। लेगेसी। यूरोप के कई ऑथोरिटेरियन सिस्टम्स ने इससे इन्फ्लुएंस लिया। फ्रांस में नेपोलियन III का रूल इसका बेस्ट एग्जाम्पल था, 1852 to 1870। कंक्लूजन। इन सभी टॉपिक्स ने यूरोपियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट फेज दिखाया। मोनार्की, रिफॉर्म्स, सीक्रेट रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग लीडर्स। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये बताते हैं कि यूरोप ने कैसे मॉडर्न नेशन स्टेट्स बनाए। आज भी इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में दिखता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।